हेलो स्टूडेंट्स, कुसुम लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन के विषय में पढ़ेंगे कि कोरिलेशन क्या होती है, उसकी आवश्यकता क्या होती है, क्या महत्व हैं, क्या सीमाएं हैं और कितने प्रकार के होते हैं। सहसंबंध जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। वर्तमान समय में मानवीय व्यवहार में कार्य कारण संबंधों को समझने के लिए सहसंबंध प्रविधियों यानी कि कोरिलेशन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। अगर हम किसी का भी कारण पता करना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है और क्या संबंध है, तो उसके लिए हम कोरिलेशन पढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमता, बुद्धि तथा प्रवणता आदि के विषय में जानकारी प्राप्त कर उन्हें उचित परामर्श देकर मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ विभिन्न विषयों में उनकी योग्यता की तुलना भी हम कोरिलेशन के माध्यम से कर सकते हैं। कोरिलेशन के माध्यम से एक विषय में योग्यता का दूसरे विषय की योग्यता में कितना संबंध है, ये जान सकते हैं। छात्रों की बुद्धि और उनकी किसी क्षेत्र में प्रगति का संबंध भी कोरिलेशन के द्वारा पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा में प्रयोग तथा खोज, शोध कार्य के लिए तथा भविष्य कथन हेतु से संबंध ज्ञात किया जाता है। इसी वजह से आज सहसंबंध का यूज़ किया जा रहा है। अब आता है सहसंबंध। सहसंबंध क्या है? जब दो समान श्रेणियों के मध्य इस प्रकार का संबंध हो कि एक समंकृत श्रेणी में परिवर्तन होने पर दूसरी समंकृत श्रेणी में उसी दिशा में या विपरीत दिशा में परिवर्तन हो जाए, तो इस परिवर्तन को ही हम सहसंबंध कहते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो चर राशियां एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हों कि एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़े अथवा घटने से घटे, तो इसके विपरीत एक राशि घटने से दूसरी राशि भी घटे या बढ़े, तब ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इन दो राशियों के मध्य सहसंबंध है। लेथरोप के अनुसार सहसंबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता लगता है। फर्ग्यूसन ने भी सहसंबंध की डेफिनेशन दी है। उनके अकॉर्डिंग है कि सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों में पाई जाने वाली संबंध की मात्रा का पता लगाना होता है। यानी कि हम सहसंबंध का यूज़ चरों के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए लगाते हैं। विभिन्न चर राशियों के मध्य संबंध स्थापित करके हम आसानी से भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय विशेष में चयन के योग्य है अथवा नहीं। यानी कि सहसंबंध के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। साथ ही व्यक्ति के व्यवहार को भी आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। और स्कूली विषयों के चयन का संबंध विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से है तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं के संबंध उनके भावी जीवन की सफलता उपलब्धियों से है। यानी कि व्यक्ति किस प्रकार का है, किस प्रकार का व्यक्तित्व है, किस व्यवसाय में उसकी रुचि है, इन सब चीज़ों का संबंध भी हम कोरिलेशन के द्वारा पता लगा सकते हैं। चर राशि के मध्य इस प्रकार के पारस्परिक संबंध को ही सहसंबंध कहा जाता है। अब जैसे कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटेगी, तो ये विपरीत संबंध हो गया। अगर कीमत बढ़ रही है तो उसकी पूर्ति भी आसानी से हो जाएगी। पूर्ति हो रही है तो ये धनात्मक होगा या सीधा सहसंबंध इसमें पाया जाएगा। अब आता है सहसंबंध का महत्व। उससे जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि कार्य कारण संबंध के बिना सहसंबंध केवल सह विचरण की ही स्थापित करता है, जो अर्थहीन हो सकता है। अगर किसी चीज़ में उसका कारण नहीं है और उसका संबंध नहीं है तो वहाँ सहसंबंध अर्थहीन होगा। जैसे कि कपड़े के उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन के मध्य सहसंबंध पाया जाता है, तो हम कहेंगे कि कपड़े के उत्पादन और दूध के उत्पादन में कोई भी संबंध नहीं है, इसका कोई कारण नहीं हो सकता है। बैंक में जमा एवं ऋण के साथ साथ वृद्धि होना
अगर बैंक में हमने रुपए जमा कर रखे हैं और हमें उसका लाभ हो रहा है तो धनात्मक होगा, अगर उसमें कोई लाभ नहीं हो रहा तो ऋणात्मक होगा। दोनों ही चर मूल्यों का तीसरे कारण से प्रभावित होना, कारण टेलीफोन संख्या में वृद्धि, आय में वृद्धि से प्रभावित होना, यानी कि कार और टेलीफोन में कोई संबंध नहीं होता है, बस व्यवसाय का संबंध हो सकता है, वैसे कोई संबंध नहीं पाया जाता है। हम कोई दो चर x और y श्रेणी ले सकते हैं। हम देखते हैं कि x और y के आंकड़े 10, 20, 30 हैं और उधर y के 2, 5, 8 हैं, तो इसमें कोई से संबंध नहीं पाया जाएगा। अब इसकी सीमाएं। अब आता है सहसंबंध का महत्व। फर्स्ट समंकों की विश्वसनीयता के परीक्षण में शामिल होता है। इससे क्या होता है कि विश्वसनीयता बढ़ती है। सेकंड, प्रतिगमन एवं अनुपात विचरण की अवधारणा से संबंध पर आधारित होती है। थर्ड, आर्थिक व्यवहार समझने में सहायक होता है। फोर्थ, आर्थिक घटनाओं के तुलनात्मक अध्ययन में भी सहायक होता है। इसके अलावा योग्यताओं की तुलना में सहायक होता है, यानी कि दो विषयों में योग्यता का सहसंबंध ज्ञात करने पर एक विषय की योग्यता से दूसरे विषय की योग्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल, यदि हमें ये ज्ञात करना है कि गणित और विज्ञान में योग्यता का उच्च धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है, तो किसी छात्र की गणित की योग्यता ज्ञात होने पर हम उसकी विज्ञान की योग्यता का भी अनुमान लगा सकते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि भविष्यवाणी करने में भी सहायक होता है कि सहसंबंध की सहायता से भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी विज्ञान विषय लेना चाहता है, विज्ञान विषय में वह सफल रहेगा या नहीं, ऐसी परिस्थिति में अध्यापक को भविष्यवाणी करना आसान होता है। इसके लिए टीचर क्या कहेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट इन साइंस तथा अचीवमेंट टेस्ट दोनों के प्राप्तांकों में सहसंबंध ज्ञात करके एप्टीट्यूड की सहायता से विद्यार्थी का मार्गदर्शन कर सकता है। शैक्षिक परामर्श और मार्गदर्शन में भी सहायक होता है। कठिनाई के निदान में भी सहायक होता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभाव की जानकारी में भी सहायक होता है और विश्वसनीयता ज्ञात करने में सहायक होता है। सहसंबंध के द्वारा हम वेतन निर्धारण भी सहायक निर्धारित कर सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में भी सहायक होता है। सहसंबंध का प्रयोग क्रियात्मक अनुसंधान में तात्कालिक समस्याओं के निराकरण में विशेष रूप से किया जाता है। अब आती है इसकी सीमाएं। सीमाएं क्या हैं? एक श्रेणी के मूल्य के आधार पर दूसरी श्रेणी के तत्संबंधी मूल्यों का सर्वोत्तम अनुमान नहीं है। दो श्रेणी में अत्यधिक संबंध होने पर यह बतलाने में असमर्थ है कि कौन सी श्रेणी कारण और कौन सा परिणाम है। थर्ड, मूल तथा अनुमाप यानी कि ओरिजिन एंड स्केल परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी कभी दो श्रेणी के मध्य निरर्थक से संबंध भी पाया जाता है, जैसे कि कपड़े के उत्पादन और दूध के उत्पादन में निरर्थक संबंध पाया जाता है। इसकी और भी लिमिटेशंस हैं जो इस प्रकार हैं कि किन्हीं दो चरों के सहसंबंध न्यायादर्श की संख्या पर निर्भर करती है। छोटे न्यायादर्श से प्राप्त सहसंबंध की अपेक्षा बड़े समूह से प्राप्त सहसंबंध अधिक विश्वसनीय होता है। नेक्स्ट, किन्हीं दो चरों के सहसंबंध से उनके बीच के सहसंबंधों के मूल कारणों का ज्ञान नहीं होता है। एंड थर्ड, सहसंबंध गुणांक की व्याख्या परिस्थितियों पर निर्भर करती है, इसलिए उसकी व्याख्या करना थोड़ा कठिन कार्य है। यानी कि सहसंबंध के द्वारा हम दो चरों के बीच का सहसंबंध चरों की प्रकृति के साथ साथ विद्यार्थी की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अब आता है सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध तीन प्रकार के होते हैं: परिवर्तनों की दिशा के आधार पर, परिवर्तनों के अनुपात के आधार पर, चरों की संख्या के आधार पर। अब सबसे पहले हम देखते हैं परिवर्तनों की दिशा के आधार पर। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध में क्या होता है कि जब एक चर राशि के बढ़ने से अथवा घटने से दूसरी चर राशि भी घटे अथवा बढ़े तो दोनों चर राशियों में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध के
दो प्रकार हैं, अब हम पढ़ेंगे सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध 3 प्रकार का होता है, परिवर्तनों की दिशा के आधार पर, परिवर्तनों के अनुपात के आधार पर, चरों की संख्या के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिवर्तनों की दिशा के आधार पर। ये 2 प्रकार का होता है, धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध किसे कहते हैं? जब एक चर राशि के बढ़ने से अथवा घटने से दूसरी चर राशि भी बढ़े अथवा घटे तो दोनों चर राशियों में धनात्मक सहसंबंध होगा। इसी प्रकार ऋणात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक सहसंबंध जब एक चर राशि के बढ़ने से दूसरी चर राशि घटे या एक चर राशि घटने से दूसरी चर राशि बढ़े तो दोनों राशियों में ऋणात्मक सहसंबंध होगा। जैसे कि ऋणात्मक सहसंबंध में दोनों चरों के बढ़ने या घटने की दिशा एक ही ओर नहीं होती है। एग्जाम्पल, मजदूरों की संख्या बढ़ने से किसी कार्य को समाप्त करने में दिनों की संख्या कम होगी, अतः इन दोनों चरों के बीच ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाएगा। और इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल भी है कि यदि किसी गैस का समान तापक्रम पर दाब बढ़ने से उसका आयतन कम होगा अथवा दाब कम होने से उसका आयतन बढ़ेगा तो गैस के 2 चरों दाब और आयतन के बीच ऋणात्मक सहसंबंध होगा। अब आता है परिवर्तनों के अनुपात के आधार पर रेखीय सहसंबंध और वक्र रेखीय सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध किसे कहते हैं? जब परिवर्तनों का अनुपात एक ही रेखा में होता है तो रेखीय परिवर्तन कहलाता है। यानी कि जब 2 चर राशियों के मध्य इस प्रकार से संबंध पाया जाता है कि जिसमें निरंतरता पाई जाती है एवं जिनके मध्य होने वाले संबंध को एक सरल रेखा द्वारा व्यक्त किया जा सके तो ऐसे संबंध को रेखीय सहसंबंध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तापमान तथा थर्मामीटर की इकाई में रेखीय सहसंबंध पाया जाता है। बुद्धि एवं शैक्षिक उपलब्धि में भी रेखीय सहसंबंध पाया जाता है। अब आता है वक्र रेखीय सहसंबंध। वक्र रेखीय सहसंबंध किसे कहते हैं? जब हम परिवर्तनों का अनुपात एक ही रेखा में न होकर अलग अलग होता है तो उसे वक्र रेखीय सहसंबंध कहते हैं। जैसे सहसंबंध की ऐसी स्थिति में दोनों चरों में सहचार्यात्मक सहसंबंध एक विशेष सीमा तक धनात्मक रहता है परंतु आगे चलकर ऋणात्मक हो जाता है। जैसे आयु तथा स्मरण शक्ति के बीच का संबंध प्रारंभ में जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है स्मरण शक्ति भी बढ़ती जाती है परंतु ऐसा एक निश्चित आयु तक होता है। इसके पश्चात जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है स्मरण शक्ति साधारणतः क्षीण होती चली जाती है जो कि वक्रात्मक सहसंबंध को प्रदर्शित करता है। अब आता है चरों की संख्या के आधार पर। ये 3 प्रकार का होता है, सरल सहसंबंध, बहुगुणी सहसंबंध, आंशिक सहसंबंध। सरल सहसंबंध किसे कहते हैं? जब हम 2 चरों के मध्य में सहसंबंध का अध्ययन करते हैं तो उसे सरल सहसंबंध कहते हैं। बहुगुणी सहसंबंध जब 2 चरों से अधिक के मध्य में सहसंबंध देखते हैं तो उसे हम बहुगुणी सहसंबंध कहते हैं। आंशिक सहसंबंध जब 2 चरों का अध्ययन करके अन्य चरों को स्थिर मान लेते हैं तो उसे हम आंशिक सहसंबंध कहते हैं। अब आता है सहसंबंध का परिणाम। जैसे कि टेबल में दिया गया है कि सहसंबंध गुणांक r का मान -1 से +1 के मध्य होता है। यानी कि सहसंबंध 0 से लेकर +1 तक होता है इसका मान। और इसकी टेबल के द्वारा पता चलता है। जैसे कि अगर परिणाम पूर्ण है तो धनात्मक +1 होगा, अगर -1 में आ रहा तो ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाएगा। उच्च +0.75 से +1 के मध्य है तो उच्च धनात्मक सहसंबंध पाया जाएगा। और यही अगर -0.75 से -1 के मध्य है तो उच्च ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाएगा। इसी प्रकार मध्यम +0.25 से +0.75 के मध्य है तो
मध्यम धनात्मक सहसंबंध पाया जाएगा, और यही अगर ऋणात्मक में -0.75 से -0.25 के मध्य है तो ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाएगा। निम्न 0 से +0.25 के मध्य है तो निम्न धनात्मक सहसंबंध पाया जाएगा, और यही अगर -0.25 से -0 के मध्य है तो निम्न ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाएगा, और अगर कोई भी नहीं आ रहा तो क्या होगा, वहाँ पर शून्य सहसंबंध होगा। अब आती हैं इनकी विधियाँ। वैसे तो मुख्य रूप से 3 विधियाँ तो इसकी काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 विधियाँ होती हैं। फर्स्ट कार्ल पीयरसन का सहसंबंध गुणांक, सेकंड स्पीरमैन की कोटि अंतर विधि, एंड थर्ड संगामी विचलन रीति। इन विधियों को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।